हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका प्रेम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, आपने पिछली फोटो देख ली होगी कि एसएससी द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्राचीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों का जो समावेशन टेस्ट है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, प्राचीन भारत के इतिहास से एसएससी ने जितने भी पिछले कई एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनमें से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है, उनको आज हम विस्तार से देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसके बाद में मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की भी सीरीज लेके आएंगे। उसके बाद में ज्योग्राफी वगैरह की सीरीज चलती रहेगी। एग्जाम से पहले पहले आपको भारत का जितना भी जीके है वो सभी उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। एक नंबर क्वेश्चन अपना कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देखो, ये प्राचीन सभ्यता दी गई है ऑप्शन में। किस सभ्यता में देवी माता की पूजा की जाती थी? तो हमारे पास ऑप्शन है आर्य सभ्यता है, इसके साथ ही भूमध्य सागरीय सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है और उत्तर वैदिक सभ्यता है। तो देखो, देवी माता की पूजा के साक्ष्य मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। कहां से मिले हैं देवी माता की पूजा के साक्ष्य? कहां से मिले हमें? तो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? इसके लिए अपने पास ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो एक बार आप अपने मन में विचार लाइएगा कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। अपने पास ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारतीय संगीत का उद्गम है वो कहां से मिलता है हमें? वो मिलता है सामवेद से। कहां से मिलता है हमें? वो मिलता है सामवेद में। भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो कहां से होता है? वो होता है सामवेद से। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन अपने पास, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी पिछली बार प्रश्न पूछे गए हैं तो वो पूछे गए हैं प्रसिद्ध है कोई किसी वस्तु के लिए, कोई कौन सा सभ्यता स्थल प्रसिद्ध है। उसमें से एक क्वेश्चन अपने पास है कालीबंगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का जो एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, अपने पास ऑप्शन है कि चट्टान कटौती के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए और मिट्टी के पात्र के लिए। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है। तो देखो, मैं आपको एक टाइम बता दूं कि जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। घग्गर नदी के किनारे है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मिट्टी के पात्रों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है मिट्टी के पात्रों के लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसके बाद में, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखो, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने पास ऑप्शन है वैदिक कालीन मंदिरों के लिए, मौर्य चित्रकला के लिए, गुफा चित्रों के लिए और बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, आपने सुना होगा भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वो गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, केव पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका है कौन से राज्य में? तो है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है। इसके बाद में खालिस्तान है। महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा काल है जिस काल को हम स्तनधारियों का काल कह सकते हैं? महाकल्प का मतलब है एक युग। तो किस युग को हम स्तनधारियों के युग के रूप में भी जान सकते हैं, जाना जाता है? तो देखो, अपने पास ऑप्शन है पुराजीवी, इसके बाद नूतन जीवी, नवजीवी और मध्यजीवी। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, जब हम भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें ये युग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और हम पढ़ते भी है इसको। तो देखो, जो नूतन जीवी है, क्या है? नूतन जीवी, इसको बोले सीनोजोइक। क्या बोलते हैं इसे? सीनोजोइक। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्तनधारियों का युग। और इसी युग में हमारी पृथ्वी, इस पे क्या थे? इस पे थे डायनासोर। क्या मौजूद थे पृथ्वी पर? तो पृथ्वी पर मौजूद थे डायनासोर, इसलिए इसे बोलते हैं स्तनधारियों का युग। ठीक है। किसको बोलते हैं? नूतन जीवी को। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने पास
तो देखो सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। सेल्ट क्या है, ये प्राचीन भारत के इतिहास में एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी ने। तो देखो सेल्ट क्या है, तो सेल्ट बताइए एक बार आप ट्राई कीजिएगा। एक मकबरा है, एक घर है, एक उपकरण है, या एक कलश है। तो देखो सेल्ट क्या है, सेल्ट एक उपकरण है। सेल्ट क्या है, एक उपकरण है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना, वैदिक प्रथाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। वैदिक प्रथाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो देखो अपने पास ऑप्शन है, सूत्र है, पद है, संहिता या मुख्य। तो एक बार आप कोशिश करिएगा। वैदिक प्रथाओं के संग्रह को कहा जाता है, तो देखो वैदिक प्रथाओं के संग्रह को कहा जाता है संहिता। क्या बोलते हैं? संहिता। और संहिता में कौन कौन सी है अपने, जैसे रामायण है, महाभारत है, ठीक है। तो वैदिक प्रथाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं संहिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर से, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इसके बाद में देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण कहां लिया था? गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण कहां लिया था? अपने पास ऑप्शन है पटना, कुशीनगर, वाराणसी या सारनाथ। तो एक बार आप बताइएगा इसका उत्तर। पटना है, कुशीनगर, वाराणसी या सारनाथ। तो देखो गौतम बुद्ध का जो महानिर्वाण या इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, तो कहां त्यागा था? वो त्यागा था कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध का जो महानिर्वाण हुआ था कहां हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इसके साथ ही देखो सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। गौतम बुद्ध का यदि आपसे पूछ ले कि जन्म कहां हुआ था, तो देखो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, हुआ था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो देखो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को बोध गया में। कहां हुई थी? बोध गया में। सारनाथ में दिया था पहला उपदेश, और कुशीनगर में हुआ था इनका महानिर्वाण, यानी इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, ठीक है। इसके बाद में कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो देखो कौन सा वेद है वो वेद त्रयी का भाग नहीं है। वेद त्रयी में बता दूं, जो 4 वेद है अपने धर्म में, तो 4 वेदों के अलावा जो 4 वेद है उनमें से 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनकी रचना पहले हो गई थी। ये क्या है? प्राचीन है। तो सबसे नवीनतम जो वेद अपना अथर्ववेद, कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। वो वेद त्रयी का भाग नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद की जो रचना हुई थी वो इन तीनों के बाद में हुई थी, इसलिए इसको वेद त्रयी का भाग नहीं माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा मांडा किस नदी के किनारे है? तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनमें से काफी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने कि मांडा किस नदी के किनारे है। तो एक बार आप ट्राई करो, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप एक बार। अपने पास ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु, 4 ऑप्शन अपने पास में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी किनारे स्थित है? तो देखो मांडा है वो चेनाब नदी किनारे स्थित है। कहां पर है? चेनाब नदी किनारे स्थित है मांडा। अब देखो विभिन्न स्थलों के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने इनका समावेशन किया है विभिन्न स्थलों का। तो देखो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहां पर है? सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे है। रोपड़ है वो सतलज नदी किनारे है। लोथल है वो भोगवा नदी किनारे है। और कालीबंगा है वो घग्गर नदी किनारे है राजस्थान में, जो एक पहले भी अपने क्वेश्चन पे हमने चर्चा की थी। इसके अलावा देखो बनावली, बनावली हरियाणा में है, सरस्वती नदी किनारे है। सुतका गेंडोर है वो दास नदी किनारे है। और चनूदड़ो है वो सिंधु नदी किनारे है। यह महत्वपूर्ण नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है जो इन नदियों किनारे बसे हुए थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु और हड़प्पा रावी। एक बार आप इस क्लास का एक बार वापस रिवीजन लगा दीजिएगा, क्या पता कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं वो सभी एसएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं। विभिन्न परीक्षाओं में एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखो 11 नंबर का क्वेश्चन अपना, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है?
जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो देखो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। किसका धार्मिक ग्रंथ है? किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक। और इसमें है क्या? तो देखो इसमें उपदेश है भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के उपदेश है इसमें। और उपदेशों की जो भाषा है या जो इस त्रिपिटक की जो भाषा है वो कौन सी है? वो है पाली भाषा, पाली भाषा। ठीक है, तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनमें त्रिपिटक में है क्या? तो उपदेश है, जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश है। और भाषा क्या है इनकी? वो है पाली भाषा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित होती है? जो अजंता गुफाएं हैं उनमें जो चित्रकारी की गई है वो किससे प्रेरित है? क्वेश्चन अपना इसमें देखो ऑप्शन अपने पास दयालु बुद्ध, रामकृष्ण लीला, जैन तीर्थंकर और महाभारत युद्ध। जो अजंता की गुफाओं, जो गुफा समूह अजंता के, तो उनमें से जो चित्रकारी है वो किससे प्रेरित है? तो दयालु बुद्ध, रामकृष्ण लीला, जैन तीर्थंकर और महाभारत युद्ध। तो देखो ये है दयालु बुद्ध से संबंधित। किससे संबंधित है? दयालु बुद्ध से संबंधित है। जो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी है वो दयालु बुद्ध से प्रेरित है। दयालु बुद्ध जो गौतम बुद्ध है उनसे संबंधित चित्रण है। अब इसके अलावा दो क्वेश्चन और भी पूछे थे सीधे सीधे कि अजंता की गुफाएं कहां पर है? जो अजंता गुफा समूह है वो कहां पर है? तो औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र राज्य का, औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कितनी गुफाएं हैं अजंता? अजंता जो गुफा समूह है वो कितनी गुफाओं का समूह है, कितनी केव्स का समूह है? तो वह 29 गुफा समूह है अजंता में, 29 गुफाएं हैं। और इनका निर्माण हुआ था, वो हुआ था दूसरी ईस्वी ईसा पूर्व है। जो अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था वो हुआ था दूसरी सदी थी ईसा पूर्व की, उस समय इनका निर्माण हुआ था। और अजंता की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में है। और कितने गुफा समूह है? तो 29 गुफा समूह है। इसके बाद में देखो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला है, 29 गुफाओं का समूह है, निर्माण हुआ है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। और 1983 में जो अजंता गुफा समूह है 1983 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया था। 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में अजंता की जो गुफाएं हैं उनको सम्मिलित कर लिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। ठीक है, इसके अलावा देखो महावीर, जो स्वामी महावीर है इनका जन्म कहां हुआ था? तो देखो जो स्वामी महावीर है इनका जन्म कहां हुआ था? ठीक है, स्वामी महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो देखो लुम्बिनी, सारनाथ, कुंडग्राम या भांडवपुरा, ये 4 अपने पास ऑप्शन है। तो आप बताइएगा एक बार कि महावीर का जन्म कहां हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो देखो स्वामी महावीर का जन्म होता है कुंडग्राम में। कहां होता है? कुंडग्राम में जन्म होता है। कब होता है? 549 ईस्वी पूर्व। कब होता है? 549 ईस्वी पूर्व स्वामी महावीर का जन्म होता है। जैनों के 24वें तीर्थंकर थे ये, जैनों के 24वें तीर्थंकर। ये 2 क्वेश्चन भी पूछे थे कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो स्वामी महावीर। ठीक है, इसके आगे देखो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और निर्वाण हुआ था इनका, वो था पावापुरी में। निर्माण का हुआ था पावापुरी में। अब देखो एक अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जो हिंदू धर्म में जो दर्शन है, 6 दर्शन है, उसमें से क्वेश्चन पूछा था कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो एक बार आप बताइएगा कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है?
तो देखो अपने पास ऑप्शन है कपिल, अक्षपाद गौतम, महर्षि कणाद या पतंजलि। एक बार आप बताइएगा कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो देखो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है वो महर्षि कणाद। कौन है? महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसके अलावा जो 5 दर्शन है, हो सकता है कि इनमें से भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो इनको भी मैंने शामिल किया है। तो देखो जो 6 दर्शन है उनमें से वैशेषिक दर्शन के तो महर्षि कणाद, न्याय दर्शन के हो गए महर्षि गौतम, योग दर्शन के हो गए पतंजलि, वेदांत के हैं महर्षि व्यास। वेदांत की रचना किसने की है? तो वेदांत की रचना पूछ ले यदि आपसे एग्जाम में तो महर्षि व्यास ने की है। इसके अलावा सांख्य दर्शन है वो कपिल मुनि ने लिखा है और मीमांसा लिखी है महर्षि जैमिनी ने। ये 6 दर्शन है। न्याय महर्षि गौतम ने लिखा है, योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि है, वेदांत के महर्षि व्यास, सांख्य दर्शन के है कपिल मुनि और मीमांसा के है महर्षि जैमिनी। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? महर्षि कणाद। इसके आगे का जो क्वेश्चन है कि खालिस्तान है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। कि 4वीं जो सदी है ईसा पूर्व की, जो 4वीं सदी है, इसमें मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखो मगध की राजधानी 4वीं सदी है ईसा पूर्व की, उसमें मगध की राजधानी थी राजगृह। ठीक है, इसके बाद में जो राजधानी बनती है राजगृह के बाद में, तो वो बनती है पाटलिपुत्र। 4वीं शताब्दी इसके बाद में जो बनती है वो बनती है पाटलिपुत्र। ठीक है, कौन सी राजधानी बनती है? 4वीं सदी ईस्वी पूर्व के बाद में, तो वो बनती है पाटलिपुत्र। और 14वीं सदी तक जो मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह। ईस्वी पूर्व जो 4वीं सदी ईस्वी पूर्व है वहां तक राजधानी कौन सी थी? तो वो थी राजगृह। क्वेश्चन नंबर 16 है 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर व राजा पोरस के बीच लड़ा गया युद्ध था। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर व राजा पोरस के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसका नाम क्या था? तो देखो हाइडेस्पस, त्राइन, पानीपत या प्लासी, ये अपने पास ऑप्शन है। तो देखो जो युद्ध है उसको बोलते हैं हम हाइडेस्पस, या इसे बोलते हैं झेलम नदी का युद्ध। क्या बोलते हैं? झेलम नदी का युद्ध। क्योंकि ये जो युद्ध था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था, तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो या तो इसे हाइडेस्पस या झेलम नदी का युद्ध भी हम इसे बोल सकते हैं। कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन अपना, तो अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहते हैं। तो देखो भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन अपने पास श्रुति सूत्र, पीवी सूत्र, आगम सूत्र या अवेस्ता सूत्र। ये अपने पास 4 ऑप्शन है। और देखो भगवान महावीर की जो शिक्षाएं थी उनका संकलन किया गया था आगम सूत्र के रूप में। आगम सूत्र के रूप में उनका संकलन हुआ था। भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन आगम सूत्र के रूप में हुआ था। इसके अलावा देखो इसमें पंचव्रत भी है, पंचव्रत का उल्लेख भी है। इसके अलावा त्रिरत्न है, त्रिरत्न। त्रिरत्न भी है। तो देखो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहते हैं आगम सूत्र। क्या बोलते हैं? आगम सूत्र। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद का कहां आयोजित किया गया था? जो प्रथम बौद्ध परिषद है उसका आयोजन कहां किया गया था? ये क्वेश्चन है। जो प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद है उसका आयोजन कहां हुआ था? अपने पास ऑप्शन है वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र। तो देखो जो प्रथम बौद्ध संगीति है या बौद्ध परिषद है उसका आयोजन हुआ था राजगृह। राजगृह जो मगध राज्य की राजधानी थी। मगध राज्य की राजधानी में प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो बौद्ध संगीतियां थी वो 4 हुई थी और 4 बौद्ध संगीतियों को हमने
अगली स्लाइड में इंक्लूड किया है। तो देखो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। जो राजा था या शासक था कौन था? अजातशत्रु था, और आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन होता है 383 बीसी या ईसा पूर्व। राजा कौन होता है? कालाशोक होता है, और आयोजन कहाँ होता है? आयोजन होता है वैशाली। इसके बाद में तीसरी जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन होता है 255 बीसी, 255 ईसा पूर्व। शासक कौन था? तो शासक था अशोक, और कहां होती है? तो होती है पाटलिपुत्र। मैंने बोला था कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में जो मगध की राजधानी है वो हो जाती है पाटलिपुत्र। तो अशोक के समय इस संगीति का जो आयोजन हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति का, और कहां हुआ था? पाटलिपुत्र। इसके बाद में जो चौथी बौद्ध संगीति है वो होती है ईसा की पहली सदी। कहाँ, कौन सा शासक? कनिष्क। और कहां होती है आयोजित? ये होती है कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। हो सकता है कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन पूछ भी ले, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। अब देखो बुद्ध धम्म व संघ मिलकर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध धम्म व संघ मिलकर कहलाते हैं। अपने पास ऑप्शन है त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग और त्रिमूर्ति। तो देखो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं त्रिरत्न। ठीक है। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। इसके अलावा देखो बुद्ध धर्म में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग का भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, देखो मैंने आगे इंक्लूड किया इसको, कि देखो 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से। देखो ये तो पंचशील, जो पंचशील है कि ये शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग है जो, ये भी बुद्ध धर्म से संबंधित है। एक पूछा गया मिलिंदपनो, एक पुस्तक है मिलिंदपनो, इसकी भाषा है वो पाली भाषा है। और क्या है इसमें? तो इसमें है नागसेन व यूनानी शासक मिलिंद का संवाद है। इसमें नागसेन के आंसर थे, और जो मिलिंद यूनानी शासक जो मिलिंद है उसके जवाब, सवाल जवाबों के इसमें इनका समावेशन है। किसमें? मिलिंदपनो में। और भाषा क्या है मिलिंदपनो की? वो पाली भाषा है। इसके बाद में देखो त्रिपिटक है इसमें, सूत, विनय व अधिधम। ये 4-5 क्वेश्चन है, ये भी एसएससी ने पूछे थे, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। अगला क्वेश्चन अपना कि जैन धर्म के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है। जैन धर्म के अनुसार जीन शब्द का अर्थ बताइए, आप बताइए। तो देखो ऑप्शन अपने पास स्वामी, विजेता, योग्य या बेड़ियों से मुक्त। तो देखो जैन धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है, तो देखो जैन धर्म का अर्थ है विजेता। क्या है? जैन धर्म का क्या अर्थ है? विजेता। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार जो जीन शब्द है उसका अर्थ है विजेता। इसके बाद में देखो मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो देखो मौर्य वंश की जो समाप्ति थी उसके बाद में किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो अपने पास ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, सोंग वंश या नंद वंश। ये बताइए आप कि मौर्य वंश के बाद में मगध पर किसने शासन किया था? मौर्य वंश के बाद में मगध पर शासन करने वाला वंश कौन सा था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, सोंग वंश या नंद वंश। तो देखो मौर्य वंश के बाद में मगध पर शासन करने वाला जो वंश था वो था सोंग वंश। क्या नाम है इसका? सोंग वंश। ठीक है। इसके अलावा मैंने देखो अगली स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण जो वंश है मगध के, इनको शामिल किया है। इनके आदि पुरुष व जो अंतिम शासक थे वंश के, इनको मैंने शामिल किया था। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो कालक्रम पूछा था एक बार कि 545 से 412 ईस्वी पूर्व, और इसका राजा था, महत्वपूर्ण राजा था बिंदुसार। ठीक है। इसके बाद में देखो शिशुनाग वंश, इसका जो कालक्रम है वो 412 से 345 ईस्वी पूर्व है। इसका पहला राजा जो आदि पुरुष था वो शिशुनाग था, और जो अंतिम शासक था वो महानंदी था। इसके बाद में देखो नंदवंश की शुरुआत होती है, और नंदवंश की शुरुआत होती है 345 ईस्वी पूर्व, और इसका अंत होता है 321 ईसा पूर्व। और इसका जो पहला शासक था वो महापद्मनंद, जो स्थापित किया था इसने नंदवंश, और अंतिम शासक था
जो था धनानंद, और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 321 ईस्वी पूर्व की थी, और 185 ईस्वी पूर्व इनका जो मौर्य साम्राज्य था इनका इसका अंत हो जाता है। तो पहला शासक था चंद्रगुप्त और अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, तो हो सकता है कि कहीं से क्वेश्चन आपको पूछ ले। इसके बाद में आता है सोंगवंश, और सोंगवंश का जो कार्यक्रम है वो है 185 और 33 पूर्व, और इसका पहला शासक था पुष्यमित्र शुंग था, जिसको बृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को हराया था, और इसका अंतिम शासक था वो था देवभूति। ठीक है, और इसके बाद में हम पढ़ते हैं कर्णवंश। देखो कर्णवंश था 73 ईस्वी से 28 ईस्वी पूर्व तक, और इसका जो आदि पुरुष था वसुदेव था, और अंतिम जो राजा था इसका वो सुस्मी था। ठीक है, इसके बाद में जो विदेशी जातियां थी, विदेशी लड़ाकू जातियां थी, उन्होंने भारत पर जो मगध है इस पे अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो देखो चरक है अपने पास, ऑप्शन है हर्ष है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक या कनिष्क है। चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो देखो चरक थे वो जो कनिष्क हुआ था, कुषाण वंश का कनिष्क, इसके दरबार के चिकित्सक थे कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश से संबंधित था, बहुत प्रतापी राजा था। तो चरक का संबंध किससे है? वो कनिष्क से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया? अपने पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन। तो ठीक है, आप बताइएगा एक बार कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक था। तो देखो बोध गया में जो जिसने महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था उसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था। तो देखो जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी उसके काल में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा थे सेल्यूकस निकेटर, उनके द्वारा भेजा गया दूत था। तो देखो उसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। तो राजा सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, इसके अलावा देखो किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ समझा था? तो देखो किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ समझा था? अपने पास ऑप्शन है जॉन टोवर, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसिप और हैरी स्मिथ। ये अपने पास चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था एसएससी जीडी जो एग्जाम हुआ था उसमें, कि किसने सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ समझा था या किसने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को पहली बार? तो इसका राइट आंसर अपने पास है जेम्स प्रिंसिप। अब देखो अशोक के शिलालेख है, स्तंभ लेख है, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। तो देखो मास की वह गुर्जरा अभिलेख है, जो मास की वह गुर्जरा अभिलेख है, इसका भी क्वेश्चन पूछा था कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक स्वयं को अशोक बोलता है, किन अभिलेखों में बोलता है? वो बोलता है मास की वह गुर्जरा अभिलेखों में। इसके अलावा देखो शिलालिपि है, जो शिलालेख है अशोक के, उनकी लिपि कौन सी है? तो देखो भारत में जो जितने भी शिलालेख उनकी लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी है। पाकिस्तान जितने भी शिलालेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए उनमें खरोष्टी लिपि है, और ग्रीक व आर्माइक, आर्माइक जो शिलालिपि है वो है अफगानिस्तान में जितने भी है, अफगानिस्तान में जितने भी शिलालेख है उनमें कौन सी है? ग्रीक व आर्माइक। पाकिस्तान में जितने भी शिलालेख मिले हैं वर्तमान पाकिस्तान में उनकी लिपि है खरोष्टी, और जो भारत में जितने भी शिलालेख मिले हैं उनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा देखो जो शिलालेखों की खोज करता है वो है पेनथेलर। खोज किसने की थी अशोक के शिलालेखों की? तो खोज की थी पेनथेलर ने 1750 ईस्वी में। और सबसे पहले पढ़ा कब था? तो पढ़ा था, किसने पढ़ा था? वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। और कब पढ़ा था? वो पढ़ा था 1837 में। कब पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को पहली बार? 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। ठीक है, इसके अलावा देखो 7 स्तंभ लेख भी है, 7 स्तंभ लेख भी मिले हैं अशोक के,
और उनमें से 3 बार क्वेश्चन पूछे एसएससी ने। जो 7 स्तंभ लेख मिले हैं उनमें से 3 बार क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा था कि प्रयाग का जो शिलालेख था, प्रयाग का शिलालेख वो अकबर ने इलाहाबाद किले में लगवा दिया था। जो प्रयाग का जो शिलालेख था मिला था अशोक का, वो अकबर ने इलाहाबाद किले में लगा दिया। मेरठ व टोपरा से जो शिलालेख मिले थे वो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली, जो फिरोज शाह तुगलक था वो दिल्ली लेकर आ गया था मेरठ व टोपरा शिलालेखों को। रामपुरवा, लोरिया अरेजराज और नंदनगढ़, ये तीनों जो बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्थित है रामपुरवा, वहां से मिले थे लोरिया अरेराज, और जो बिहार राज्य का जो चंपारण जिला है वहां से मिले थे रामपुरवा, लोरिया और नंदनगढ़। ये 3 क्वेश्चन एसएससी ने अलग अलग परीक्षाओं में पूछे थे, इसलिए इनको मैंने शामिल किया है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो पहला शिलालेख है अशोक का उसमें किसके बारे में बात हुई है। तो देखो जो पहला शिलालेख है अशोक का उसमें पशु बलि पर बात की है। किसे बात की है? तो पशु बलि पे बात की है। और जो 13वां शिलालेख है वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है कलिंग युद्ध के बारे में। जो 13वां शिलालेख है अशोक का वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है कलिंग युद्ध, ये कलिंग युद्ध के बारे में। तो ये शिलालेख और स्तंभ लेखों की बात थी। इसके अलावा देखो क्वेश्चन एसएससी पूछ सकती है शिलालेखों से संबंधित, तो मैंने इनको शामिल किया है। 26वां क्वेश्चन अपना कि गंधार कला किन 2 कलाओं का समायोजन है। जो गंधार की कला है वो किन दो कलाओं का समायोजन है। तो देखो गंधार कला है वो अपने पास ऑप्शन है हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक या हिंद चीनी। तो देखो गंधार कला पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो हिंद यूनानी, ये इनकी यूनान का सबसे ज्यादा प्रभाव था। जो गंधार कला थी इस पे किसका प्रभाव था? तो यूनानी सभ्यता का इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव था। ठीक है। और गंधार कला का जो स्वर्ण काल है वो राजा कनिष्क के समय था। कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के समय जो गंधार कला का था स्वर्ण काल कहते हैं गंधार कला को। ठीक है। विकास कब हुआ था? तो राजा कनिष्क के समय विकास हुआ था। ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है। और है किन का समावेशन है? तो है हिंद और यूनानी। ठीक है। मिश्रित कला है। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन अपने पास कि संगम साहित्य के संरक्षण में थे। तो देखो संगम साहित्य का संरक्षण किन वंश के राजाओं ने प्रदान किया था? तो एक बार आप बताइए कि संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे? तो देखो नायक वंश, चंदेल वंश, पांड्य वंश या सोलंकी वंश। तो किन वंश के राजाओं ने संगम साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था? तो देखो आपको बता दूं मैं, संगम साहित्य जो तमिल भाषा, जो तमिल साहित्य भी कहते हैं संगम साहित्य को, और जो पांड्य वंश के राजा थे इन्होंने इनको संरक्षण प्रदान किया था संगम साहित्य को। इसके अलावा देखो संगम साहित्य से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। इसको तमिल साहित्य भी कहते हैं। तो देखो संगम साहित्य का जो संकलन किया गया था तो मदुरई, जो मदुरई है, मदुरई इसमें 3 संगम हुए थे, 3 बैठकें हुई थी संगम काल के। तो 3 संगमों में इनका संकलन हुआ था तमिल साहित्य का। अब देखो इनमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट कि ये शब्द किससे संबंधित है। तो देखो तिरुवल्लुवर, जो तिरुवल्लुवर है वो जो कुशल करती है, तिरुवल्लुवर की जो करती है वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है कुशल कृति। तिरुवल्लुवर की जो करती है उसका नाम है कुशल। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने कि शिल्पाधिकारम। तो देखो शिल्पाधिकारम है, उसका आंसर था कि जो तमिल साहित्य उसका पहला काव्य है शिल्पाधिकारम। ठीक है। तमिल साहित्य का पहला काव्य है शिल्पाधिकारम। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा था कि चेर चोल पांड्य वंश का उल्लेख किस तमिल साहित्य के किस काव्य में मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखो उसका नाम है आदिगल। जो आदिगल है उसमें किसका उल्लेख है? वो चेर चोल पांड्य वंशों का उल्लेख है। ठीक है। इसके अलावा देखो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछा है एसएससी ने कि तोल कापियम क्या है? तो तोल कापियम है वो संगम साहित्य या तमिल साहित्य का सबसे बड़ा काव्य है। ठीक है। जो तोल कापियम है वो संगम साहित्य का सबसे बड़ा काव्य है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी ने पिछली जो भर्तियां हुई है, एसएससी की जितनी भी एग्जाम कंडक्ट करवाई एसएससी ने,
उसमें पूछ रखा है, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। अब देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने पास कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ये बताइए आप। अपने पास ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, सुंग वंश और नंद वंश। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो सुंग वंश का निर्माण करवाया था मौर्य वंश के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने करवाया था सुंग वंश का निर्माण। इसके बाद में देखो जो मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। इसके अलावा देखो रुद्रदामन है, इन्होंने इसका वापस पुनः निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त ने बांध का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील पर बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, बांध का निर्माण। इसके अलावा सुदर्शन झील है वो है कहां पे, तो वो है गिरनार। गिरनार, ठीक है, गिरनार गुजरात में है। गिरनार सौराष्ट्र है, क्षेत्र है गुजरात का सौराष्ट्र। ठीक है। ये सुदर्शन झील से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो मौर्य वंश का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। रुद्रदामन ने पुनः निर्माण करवाया था और स्कंदगुप्त ने वहां पर बांध का निर्माण करवाया था। ये पूछ ले कि सुदर्शन झील है कहां पे, तो सौराष्ट्र जो क्षेत्र है गुजरात का, वहां पर गिरनार पहाड़ी के समीप बनी हुई है सुदर्शन झील। ठीक है। देखो 29 नंबर प्रश्न अपने पास में कि वाकाटक वंश के संस्थापक थे, कि वाकाटक जो वंश है उसके संस्थापक कौन है। तो देखो वाकाटक जो वंश है इसके संस्थापक है परवरसेन फर्स्ट, परवरसेन फर्स्ट। और वाकाटक संस्थान जो वंश है, वाकाटक जो वंश है उनका जो शासन था किस क्षेत्र पे था, तो देखो वाकाटक जो वंश है उसका जो शासन था वो था जो नागपुर महाराष्ट्र का जो भाग है, वर्तमान जो नागपुर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, नागपुर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां पर वाकाटक जो राजा थे उन्होंने शासन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखो सातवाहन वंश है, हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। अपने पास ऑप्शन है कान्हा, सिमुक, हाल और गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये अपने पास है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखो सातवाहन वंश के संस्थापक थे राजा सिमुक, राजा सिमुक। इनकी राजधानी थी, सातवाहन राजाओं की राजधानी थी इनकी प्रतिष्ठान। इसके अलावा तो देखो इनके ही शासनकाल में अजंता, एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था। इनके ही शासनकाल में जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ था। ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक है राजा सिमुक, इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान और इन्हीं के काल में जो है एलोरा अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था। और इन्होंने क्या है ब्राह्मणों को भूमि दान, ये प्रथा इन्होंने शुरू की थी, भूमि दान की प्रथा सर्वप्रथम इन्होंने शुरू की थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा थी इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है। सातवां संबंधित जो प्रश्न पूछे हैं एसएससी ने वो ये है कि इनकी राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी
और इन्हीं के काल में जो अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था और इन्होंने ब्राह्मणों को भूमिदान देने की जो प्रथा थी इसकी शुरुआत की थी। अब देखो 31 नंबर प्रश्न अपने पास कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अपने पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक और हर्षवर्धन। तो देखो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और इसे इसके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, जो इसका शासनकाल था, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। इसके अलावा जो वर्तमान हम हिंदू धर्म देखते हैं, वर्तमान में हिंदू धर्म है वर्तमान में, तो इसी का भी स्वर्ण काल कहते हैं। इसी का भी स्वर्ण काल कहते हैं। जो वर्तमान का जो हिंदू धर्म है वो यहीं से चला आ रहा है, स्वर्ण काल इसे कहते हैं। इसके अलावा तो देखो समुद्रगुप्त थे, तो इनकी उपाधि थी, समुद्रगुप्त की उपाधि थी, जो समुद्रगुप्त थे इनकी उपाधि थी महाराजा धीराज की। उपाधि क्या नाम था? महाराजा धीराज। ये उपाधि थी इनकी समुद्रगुप्त की। ठीक है, इसके अलावा देखो इनके ही काल में प्रशस्ति की रचना हुई थी। किसने की थी? वो की थी हरिसेन ने। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। तो यह भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को दी गई थी। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं इनके काल को, हिंदू धर्म का स्वर्ण काल भी कहते हैं। महाराजा धीराज इनकी उपाधि थी और इसके साथ प्रयाग प्रशस्ति थी, वो हरिसेन ने इनके समय ही लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना कि पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक था, तो देखो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच या कुमार गुप्त। तो आप बताइए कि पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक कौन था? तो देखो पहला गुप्त शासक था वो था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। पहला गुप्त शासक कौन था? वो था श्रीगुप्त। ठीक है, इसके आगे बात करें तो कवि कालिदास किसके राज कवि थे? जो कवि कालिदास है वो किसके शासनकाल में उनके दरबारी थे या राजकवि थे? अपने पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है और हर्षवर्धन है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं, विक्रमादित्य। ठीक है, तो कवि कालिदास किसके राजकवि थे? जो कवि कालिदास थे वो किसके राजकवि थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही देखो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित मैंने और भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो इनके दरबार में नवरत्न थे। कौन कौन थे? तो धन्वंतरी, हरिसेना, शंकु, वराहमिहिर, आर्यभट्ट व कालिदास। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ रखे हैं एसएससी ने। धन्वंतरी, हरिसेना, शंकु, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और कालिदास। तो इनसे संबंधित एसएससी ने पूछ रखे हैं क्वेश्चन। इसके बाद में देखो जो उज्जैनी है इसको राजधानी बनाया था, इसके बाद जो महरौली का जो लौह स्तंभ है, इसका निर्माण भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाया था। ठीक है, तो देखो राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? अपने पास ऑप्शन है थानेश्वर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कंबोज से कन्नौज या वल्लभी से दिल्ली। ये अपने पास 4 ऑप्शन है। तो राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? एक बार आप ट्राई कीजिएगा आंसर देने का। तो देखो राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बदली थी। कहां से कहां बदली थी? थानेश्वर से कन्नौज बदली थी। इसके अलावा देखो राजा जो हर्ष है इससे संबंधित देखो
महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन और भी पूछे हैं एसएससी ने। तो देखो इनके काल में ही वेनसांग आया था, इनके काल में ही हेनसांग जो चीनी यात्री है वो आया था, भारत आया था हेनसांग, और उसकी पुस्तक है सी यू की, उसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक है, इसके अलावा इनका एक दरबारी कवि भी था बाणभट्ट, बाणभट्ट भट्ट दरबारी कवि था जो, उसका नाम था बाणभट्ट, और उसने लिखा था हर्ष चरितम, हर्ष चरितम, ये उसका ग्रंथ है, बाणभट्ट जी का ग्रंथ है हर्षचरितम। और किसका दरबारी कवि था? तो राजा हर्ष का दरबारी कवि था। ठीक है, आगे हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करने वाला था उसका नाम था कुमारगुप्त। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी कुमारगुप्त ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने। तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख हुआ? वो था भानुगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अलवार संतों का आविर्भाव, अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो देखो अलवार संतों ने जो भक्ति आंदोलन है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन या भक्ति चेतना, इनकी शुरुआत की थी। और अलवार संत वैष्णव मत, वैष्णव मत से थे। ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित थे? ये थे तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे अलवार संत। इसके अलावा देखो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों का नाम था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएससी ने कि गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के थे उनका नाम, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलते थे उनका नाम था। तो देखो ये एसएससी ने बहुत ही बार पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएससी ने। उसका नाम था दिनार, जो सिक्के थे उनका नाम था दिनार, उनको दिनार बोलते थे। गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के चलते थे उनको आमतौर पर दिनार कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जो हम्पी के जो महाबलीपुरम के जो रथों का निर्माण हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो देखो जो महाबलीपुरम के जो रथों का निर्माण है, रथ मंदिर का निर्माण हुआ है, वो है पल्लवों के समय, जो पल्लव शासन था उसके समय ये महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उनका निर्माण हुआ है। और निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम, किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, पल्लव शासन से संबंधित ही है। इसके अलावा देखो एलोरा के कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएससी ने। तो देखो एलोरा के कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो एलोरा के कैलाश शिव मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? कि कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने, किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने। ठीक है, तो एलोरा के कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट जो शासक था कृष्ण प्रथम, इसने करवाया था कैलाश शिव मंदिर का निर्माण, एलोरा के कैलाश शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह क्वेश्चन भी एसएससी ने काफी बार पूछा है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। तो देखो तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राजराज चोल ने, राजराज चोल ने करवाया था, राजराज प्रथम। ये चोल शासक था, चोल वंश का शासक था। ठीक है, चोल शासक था, इसने करवाया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, राजराज
प्रथम। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में, किस पल्लव के शासनकाल में पल्लव व चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो देखो हमने देखा था कि जो दक्षिण भारत के राजवंश थे चेर, चोल और पांडे, इसके अलावा जो पल्लव शासक जो वंश था, तो देखो किस शासक के शासनकाल में पल्लव व चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो ऑप्शन अपने पास महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिम्हा वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन। तो देखो अपने पास ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिम्हा वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो अपने पास ऑप्शन है किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव व चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो इसका ऑप्शन अपने पास उत्तर, उसका राइट आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, श्री पोरबंदूर किसका जन्म स्थल है? श्री पोरबंदूर किसका जन्म स्थल है? श्री पोरबंदूर, ठीक है, श्री पोरबंदूर किसका जन्म स्थल है? तो देखो ये है जो रामानुजाचार्य थे उनका जन्म स्थल है। किनका जन्म स्थल है, किसका जन्म स्थल है? श्री पोरबंदूर, तो श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है। इसके अलावा देखो खालिस्तान है ने गंगईकोंड चोला की उपाधि प्राप्त की थी। किसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी? तो देखो किस शासक ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी? एक बार आप ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम। इसका आंसर क्या रहने वाला है? राजेंद्र चोल प्रथम। इसके अलावा देखो मिहिर भोज शासक थे, तो किस वंश से संबंधित शासक थे? मिहिर भोज थे, वो किस वंश के शासक थे? तो देखो अपने पास ऑप्शन राष्ट्रकूट है, चोल वंश है, प्रतिहार वंश है और चालुक्य वंश है। तो आप बताइएगा कि मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे? तो देखो मिहिर भोज थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो खजुराहो के मंदिर समूह है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएससी ने। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो की थी धर्मपाल ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो देखो पंचतंत्र की जो कथाओं का संकलन किया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और आपको शायद याद भी होगा। विष्णु शर्मा थे, इन्होंने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया है और विदेशी भाषा में सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवादित होने वाली पुस्तक है पंचतंत्र। सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद, यह भी क्वेश्चन है एसएससी ने डायरेक्ट पूछा था। सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद होने वाली पुस्तक है। पंचतंत्र, और संकलन किसने किया था? वो किया था विष्णु शर्मा ने। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दंतीदुर्ग एक खालिस्तान शासक था जिसने मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखो दंतीदुर्ग था वो किस वंश से संबंधित शासक था? ये भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो किस वंश से संबंधित शासक था? तो ये था राष्ट्रकूट। किस वंश से संबंधित था? ये था राष्ट्रकूट वंश से संबंधित शासक था जिसने मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाया था।
एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा था कि मिलान कीजिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ और हम्पी स्मारक। तो देखो सर्वप्रथम देखते हैं हम्पी स्मारक कहाँ है, कर्नाटक है। इसके बाद देखें तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो है राजस्थान में, लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा में है, और बृहदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कहाँ है, राजस्थान राज्य में है। हम्पी स्मारक है वो कर्नाटक राज्य में है, और जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में है। तो देखो साथियों, ये 50 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जाते हैं, हमने ये काफी रिसर्च के बाद में आपके सामने बताए थे कि 50 क्वेश्चन है, इनको एसएससी बार बार रिपीट भी करती है इन क्वेश्चनों को। तो हो सकता है कि शायद आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले, आप इस कक्षा को अच्छी लगे, हमारी कोशिश अच्छी है, हमारी मेहनत सही है, तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा। बाकी इसके आगे जो हम 2-3 दिन के बाद में जो भारत का मध्यकालीन इतिहास है, इससे संबंधित भी हम कक्षा, जो एक अपनी 50 क्वेश्चनों की जो महत्वपूर्ण कक्षा रहेगी, उसको आप देखना ना भूलें। धन्यवाद। यूं ही आपका प्रेम और आपका सहयोग बना रहे हमारे साथ। ठीक है साथियों, धन्यवाद।